दोस्तों, इंसान जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले ले लेता है कि जिसके बारे में जब उसे पछतावा होता है और उसको ये लगता है कि वो क्या कर चुका है, तो यकीनन जब तक उसको पछतावा होता है जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। और उसके बाद में उसका सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना होता है कि काश उसने ऐसा ना किया होता तो आज उसको ये दिन देखना ना पड़ता, समाज के सामने उसकी बदनामी ना होती, और किसी के साथ में अगर उसने क्राइम किया है तो शायद वो व्यक्ति इस दुनिया में होता। और आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या फिर कुछ यूँ कहें कि एक व्यक्ति को शक का ऐसा भूत सवार होता है कि उसके बाद में जो उसके परिवार में घटता है, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो सुनने के बाद में आप लोग दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक नई क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की घटना की बात करें तो आज की घटना की शुरुआत होती है बिहार से, और मैं बात कर रहा हूं 1 जून की। दोस्तों, बिहार के सहरसा के अंदर एक महिला जिसका नाम वर्षा कुमारी ये रहा करती थी, क्योंकि जो सहरसा पुलिस लाइन है यहीं पर सरकारी मकान थे जो कि पुलिस के जो कांस्टेबल रहते हैं उनको मिले हुए थे। और यहीं पर उसी एक फ्लैट के अंदर या फिर यूँ कहें कि एक कमरे के अंदर एक महिला रहती थी जिस महिला का नाम था वर्षा कुमारी। अच्छा, जो वर्षा कुमारी थी इसके पति का नाम मिलन राम। अच्छा, जो मिलन राम है दोस्तों, ये मिलन कुमार चुनाव के टाइम पर इसकी ड्यूटी लगी थी कैमूर ज़िले के अंदर, जो कि बिहार के सहरसा से लगभग 407 किलोमीटर दूर है। मिलन कुमार जब वहाँ पर ड्यूटी पे चला जाता है तो पत्नी उस समय घर पे अकेली थी। अब मिलन कुमार को ये चिंता रहती है कि उसकी पत्नी ठीक से रह पाएगी या फिर नहीं रह पाएगी, क्योंकि घर वालों तो उसको साथ रहते नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ पत्नी रहती थी, इसलिए इसे अपनी पत्नी की चिंता भी होती है। और इसी 1 जून को ये अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है। और दोस्तों, जब ये अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है तो इत्तेफाक कुछ ऐसा होता है कि इसकी पत्नी फ़ोन पिक नहीं करती है। जब वो फ़ोन उठाती नहीं है तो एक बार ही उसको कॉल लगाता है, दूसरी बार कॉल लगाता है, लेकिन दोस्तों दोनों बार जब इसने फ़ोन लगाया इसकी पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब मिलन कुमार की कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती है, इसलिए ये बार बार अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है। 20 बार 50 बार इसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया, लेकिन दोस्तों जितनी भी बार इसने फ़ोन लगाया रिंग पूरी गई, लेकिन किसी भी बार फ़ोन नहीं उठाया गया। अब इसकी परेशानी लगातार बढ़ती जाती है, इसलिए मिलन कुमार अब अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को कॉल करता है। और लोगों को कॉल करने के बाद में कहता है कि वो अपनी पत्नी को लगातार कॉल कर रहा है, लेकिन उसकी जो पत्नी है ये फ़ोन उठा नहीं रही है। ऐसा क्या हुआ है उसके घर के अंदर, सब कुछ ठीक तो है, तुम प्लीज़ एक बार जाकर देख लीजिए। जब मिलन कुमार पड़ोसियों से इस तरीके की बात करता है कि उसकी पत्नी फ़ोन नहीं उठा रही है, सुबह से वो लगातार फ़ोन कर रहा है, तो पड़ोसियों को लगता है कि शायद कुछ ऐसा हुआ हो, चलो एक बार देख लेना चाहिए कि आखिर इसकी पत्नी कहाँ है, फ़ोन कहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने फ़ोन कहीं छोड़ दिया हो। अब दोस्तों, उसके बाद में 2-3 पड़ोसी लोग मिलन कुमार का जो घर से जो सहरसा पुलिस लाइन के जो सरकारी मकान है वहाँ पर है, तो जैसे ही मिलन कुमार के घर पर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि जो सामने वाला गेट है वो गेट खुला हुआ है, इसलिए ये लोग अंदर पहुँच जाते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि जो कमरे का गेट है ये कमरे का गेट भी खुला हुआ है। उसके बाद में ये पड़ोसी लोग कमरे के गेट के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिलन कुमार की जो पत्नी है वर्षा कुमारी ये कहाँ गई है, इसका फ़ोन कहाँ रखा है और ये अपने पति मिलन कुमार का फ़ोन उठा क्यों नहीं रही है। अब जैसे ही पड़ोसी लोग कमरे के अंदर पहुँचते हैं तो दोस्तों वहाँ का जो सामने का व्यू होता है, जो नज़ारा होता है, उसको देखने के बाद में पड़ोसियों के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो मिलन कुमार की पत्नी है वर्षा कुमारी ये बेड पर पड़ी हुई है। अब शुरुआत में पड़ोसियों को लगता है कि आखिर बेड पर क्यों पड़ी हुई है, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है। उसके बाद में पड़ोसी लोग आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों आगे बढ़ने के बाद में जब इस महिला वर्षा को देखते हैं तो पता चलता है कि इसके जो कपड़े हैं ये पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हैं। शरीर पर खरोंचों के निशान हैं, कपड़े इस तरीके से हैं जैसे इस वर्षा का रेप किया गया हो। लेकिन दोस्तों जब पड़ोसी इसके हाथ की नब्ज़ टटोलते हैं तो पता चलता है कि जो वर्षा है शायद इसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों जो पड़ोसी होते हैं तुरंत मिलन कुमार को भी बताते हैं केस इस तरीके से हो गया। उसके बाद में पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है। अब दोस्तों पुलिस की टीम को जब ये फ़ोन किया जाता है कि मिलन कुमार जो कि एक कांस्टेबल हैं जो कि कैमूर ज़िले में उनकी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, उनकी पत्नी इसी सहरसा पुलिस लाइन के सरकारी मकान में रहती है, उसके साथ में इस तरीके की घटना हो गई। अब दोस्तों जब ये चीज़ें पुलिस को बताई जाती हैं तो पुलिस की टीम भी बहुत ज़्यादा मुस्तैद होती है, आनन-फानन में उस जगह पहुंचती है कि पुलिस के जो सरकारी मकान है उसके अंदर घुस के आखिर किसने कत्ल कर दिया।
अब दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर जो लोग होते हैं उन लोगों को हटाते बचाते हैं, उसके बाद में आगे पहुँचते हैं। अब आगे पहुँचने के बाद में सबसे पहले जो वर्षा कुमारी होती है, इसकी डेड बॉडी को पुलिस वाले बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी कुछ जान हो, हॉस्पिटल ले जाया जाए, बच जाए। लेकिन दोस्तों जब उसकी नब्ज़ टटोली जाती है तो पता चलता है कि जो वर्षा कुमारी है शायद अब ये इस दुनिया में नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले जो देखते हैं कि आखिर हत्या किस वजह से की गई है, क्यों की गई है और किस तरीके से की गई है, तो उसमें पता चलता है कि जो वर्षा कुमारी है इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। कपड़े देखने के बाद में, उसकी हालत देखने के बाद में, जिस्म पर नाखूनों की खरोंचें देखने के बाद में पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद वर्षा के साथ में पहले रेप किया गया है, उसके बाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। लेकिन हत्या किसने की, क्यों की, आखिर कौन था जो घर के अंदर घुस गया, उसने रेप किया फिर हत्या की, ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो पुलिस को उलझा रहे थे, लेकिन पुलिस के पास में कोई जवाब नहीं था। इसलिए दोस्तों पुलिस अब 3 टीमों का गठन करती है। एसआईटी की टीम गठन की जाती है और पुलिस तीनों टीमों को अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपती है और उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब दोस्तों तीनों टीमों में एक टीम लगाई जाती है सीसीटीवी फुटेज खंगालने में, दूसरी टीम वहाँ पर मौके वारदात पर कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जिससे ये पता लग सके कि आखिर हत्या करने के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति कोई सबूत छोड़ गया हो जिससे उसे पकड़ा जा सके। लेकिन दोस्तों जब सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते हैं, एक टीम आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर रही थी, वो अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी। लेकिन दोस्तों जब वो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर रही थी तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं जो वर्षा कुमारी है इसको रात 8 बजे से 9 बजे के बीच में इसको देखा गया है, लेकिन 9 बजे के बाद में वर्षा कुमारी को किसी ने नहीं देखा है। अब चूंकि दोस्तों पुलिस लाइन में लोग रात के 3 बजे से ड्यूटी जाने लगते हैं, इसलिए पुलिस वालों को ये शक होता है कि इसकी जो हत्या की गई है वर्षा कुमारी की, ये रात 10 बजे के बाद से 3 बजे के बीच में की गई है। इसलिए अब पुलिस वाले जो टीम पूछताछ कर रही थी, वो जो सीसीटीवी कैमरास जो टीम चेक कर रही थी उस टीम को बताते हैं कि इस पहर के सीसीटीवी कैमरास के फुटेज निकालो। अब दोस्तों पुलिस की जो टीम थी जो सीसीटीवी कैमरास खंगाल रही थी वो इसी पहर के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। अब दोस्तों जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है उसमें जो भीड़ होती है जूम आउट किया जाता है और एक ऐसा चेहरा पुलिस को दिखाई देता है कि जिसको देखने के बाद में पुलिस एकदम से हिल जाती है। दरअसल ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि इसी मिलन कुमार के भाई सुमित कुमार का था। अच्छा, जो सुमित कुमार है ये रहने वाला भागलपुर ज़िले का और रंगरा एक थाना है इसी इलाके का ये रहने वाला। अब भागलपुर ज़िले से ये यहाँ पर सहरसा में क्या कर रहा है, ये पुलिस के सामने बड़ा सवाल था। इसलिए पुलिस अब मिलन कुमार से पूछताछ करती है। मिलन कुमार जो कि खुद एक पुलिस कांस्टेबल है, इससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारा भाई सुमित इस रात यहाँ पर क्या कर रहा था। अब जैसे ही मिलन कुमार से सुमित के बारे में पूछा जाता है, मिलन कुमार जो था वो डगमगा जाता है और पुलिस के सामने उलझे उलझे जवाब देता है। कहीं ना कहीं पुलिस को अब मिलन कुमार और सुमित कुमार के ऊपर शक हो जाता है। इसलिए दोस्तों पुलिस शक के आधार पर सुमित कुमार को गिरफ्तार करती है। मिलन कुमार जो कि ड्यूटी पर था, जिसकी पत्नी की हत्या हुई थी, उसके भाई को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में उसे पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में उससे पूछताछ की जाती है। अब दोस्तों जब सुमित कुमार से पूछताछ की जाती है तो उस पूछताछ में कुछ चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। दरअसल सुमित कुमार कहता है कि उसने ही अपनी भाभी की हत्या की है। अब पुलिस ये पूछती है कि हत्या की है तो क्यों की है, उसके पीछे रीज़न क्या है, आखिर तुम्हारी भाभी के साथ में तुम्हारी क्या दुश्मनी थी। तो जो सुमित कुमार है ये बताता है कि यह हत्या उसने अपनी मर्जी से नहीं की है बल्कि अपने भाई मिलन कुमार के कहने पे की है कि उसकी पत्नी की हत्या करनी है। उसका भाई जो कि 407 किलोमीटर दूर है और उसने ही इस पूरी हत्या की प्लानिंग की है। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये चीज़ें आती हैं पुलिस एकदम से हड़बड़ा जाती है। अब कत्ल करने के पीछे वजह पूछती है, आखिर तुम्हारे भाई ने हत्या किस वजह से कराई, क्या रीज़न है। तो उसके बाद में सुमित कुमार बताता है कि दरअसल जो मेरी भाभी है और जो मिलन कुमार है, इन दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था। मिलन कुमार को ये शक था कि उसकी पत्नी वर्षा के किसी और के साथ में अवैध रिश्ते हैं और वो उससे लगातार बात करती है, शायद उससे मिलती भी है, और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता था। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता था कि कई कबार ये झगड़ा 2-2 या फिर 3-3 दिन तक चलता था लगातार। उसके बाद में मना मनमुर होती थी, सब कुछ ठीक हो जाता था। लेकिन दोस्तों जब मिलन कुमार अपनी ड्यूटी पर कैमूर जाता है, 407 किलोमीटर दूर जाता है, उस समय इसकी पत्नी घर पे अकेली होती है। अब इसके मन में अपनी पत्नी को लेकर तरह तरह के ख्याल आते हैं। उसके बाद में ये अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रचता है और अपने भाई से कहता है कि तुम अपनी भाभी की हत्या कर दो। भाई उसके बाद में तरह तरह की शर्त रखता है कि हत्या करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। उसके बाद में जो मिलन कुमार होता है शायद ये अपने भाई से ही कहता है कि तुम अपनी भाभी के साथ में रेप कर लेना, क्योंकि दोस्तों मिलन कुमार की पत्नी के साथ में पहले रेप किया गया है, उसके बाद में उसकी हत्या की गई है।
उसके बाद में जो सुमित कुमार होता है ये अपनी भाभी के घर पे पहुंचता है, उसके साथ में बैठता है उठता है, वो तो नॉर्मल चीज़ें समझती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में ज़बरदस्ती उसके साथ में रेप करता है और रेप करने के बाद में वहीं पर चादर से उसकी गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस के सामने सुमित कुमार इस पूरे केस का खुलासा करता है तो पुलिस वाकई हैरान होती है और पुलिस ये सोचती है कि जो कानून का रक्षक है वही भक्षक बन गया। यहाँ पर ये व्यक्ति जिसका नाम मिलन कुमार, ये तो कानून के बारे में भली भांति जानता है, कितनी ही ज़्यादा चालाकी से क्राइम करो, कितनी ही ज़्यादा सतर्क होकर क्राइम करो, कितनी ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ में क्राइम करो, लेकिन क्राइम होता है और पुलिस इस राज को खोल ज़रूर देती है। और इसी की भूल मिलन कुमार ने की। एक भूल मिलन कुमार की पत्नी को इस दुनिया से विदा कर चुकी है और मिलन कुमार उसका भाई जो है अब शायद ही कभी जेल से बाहर आ पाएँ। दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हमारे वीडियोस पे लगातार व्यूज़ कम जा रहे हैं और उसके पीछे रीज़न मैं बताऊँ आप लोग को तो वो यही है कि लोग फेक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। लोग जो पेट से बनाई हुई कहानियाँ होती हैं उसको सुनना पसंद करते हैं, लोग सच्ची कहानियों की तरफ बढ़ते नहीं हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में जो भी कहना चाहें आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और स्किप मत किया करें, लाइक किया करें, अपना प्यारा सा कमेंट्स किया करें। व्हाट्सएप पर अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप पे शेयर किया करें, फेसबुक पे शेयर किया करें। लगातार हमारे वीडियो को अगर आप लोग शेयर करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगी और जब सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन कहानियाँ लेके आते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाए। दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें शील निधि हैं जो पहला कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं लाइक और कमेंट्स करना ज़रूरी है तभी कहानी सुननी चाहिए, सबका फ़र्ज़ होता है, केवल नाम सुनने के लिए नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग अपना सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो मनोबल टूट जाएगा। मैं आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ सुनाता हूँ, सरल भाषा में सुनाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। उसके बाद में शील निधि हैं, लिखते हैं लोग प्यार की स्टोरी ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। उसके बाद में नायक म्यूज़िक हैं, लिखते हैं जय जगन्नाथ भाई कहानी अच्छी है, सुरेश नायक ग्लोबल उड़ीसा से। तो सुरेश नायक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग उड़ीसा से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं लव यू मलिक भाई नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार आप विजयनगर राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन एक कहावत है बूढ़े इश्क करते हैं मगर कोई शक नहीं करते, कहावत सही लागू हो गया है, थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी आपका शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं थैंक यू मिस्टर मलिक, गुड जॉब फ्रॉम लंदन। तो दिल बहादुर सिंह जी आप लंदन से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आजकल इंसान हद से ज़्यादा गिर गया है, बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका शुक्रिया अनुज जी। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं सर दिस स्टोरी वाज ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय सम सर ड्यू टू द डैश व्यूज गोन डाउन डोंट वेरी फॉर द पीपल आर इंटैक्ट विथ यू, सुबोध कुमार VSF सिलीगुड़ी। तो सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में खान हैं, लिखते हैं मुरादाबाद कुंदरकी, खालिद भाई सरकारी भाई, शकील भाई, दबुआ तौफीक हज़रत। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हाय करके आईडी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर शावेज़ भाई, मेरा नाम इस्लाम शेख है और मैं यूपी के हमीरपुर कस्बा मौदाहा से आपकी कहानी सुनता हूं। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट है ये है टू स्टिंग ऑफलाइन करके आईडी है, लिखते हैं भाई जी मुझे लगता है एपिसोड 302 व्यू लाइक कमेंट्स इसलिए नहीं आए क्योंकि ये कहानी लगभग सभी चैनल ने 5-6 महीने पहले सुनाई थी। तो हो सकता है कि भाई सुनाई हो क्योंकि बहुत सारे क्राइम के चैनल हैं और अगर कोई कहानी होती है, कोई क्राइम होता है तो ज़रूर से ज़रूर लोग कवर करते हैं। बहरहाल दोस्तों ये कहानी थी, ये आप लोगों के कमेंट्स थे। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। कहानी में कोई कमी, कोई खामी, कोई गलती हो तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।